चलिए हेडिंग डालिए। आर्टिकल नंबर 22, आर्टिकल नंबर 22, आर्टिकल 32, 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द कन्विक्शन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द कन्विक्शन, गिरफ्तारियों से संरक्षण, गिरफ्तारी से संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द कन्विक्शन, गिरफ्तारी से संरक्षण जो होता है वो क्या होता है उसको समझना होता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिटेन या जो राइट ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन दे रहा है आपको सीन, ठीक है। तो दो तरीके की चीजें इसमें होती हैं। पहली चीज होती है जो प्रोटेक्शन दिया जाता है, इसको ऐसे समझिए कि अगर कोई व्यक्ति अरेस्ट हुआ है तो अरेस्ट होने के बाद उसके पास क्या क्या राइट्स होते हैं, तो इन राइट्स को दो पे पढ़ते हैं। एक ये हिस्सा होता है, एक ये हिस्सा होता है। ध्यान से, अगर 22 की बात करता हूं तो 22 का 1 और 2 ये होता है आपका, इसको बोलते हैं साधारण नियम। ऑर्डिनरी लॉ का मतलब होता है बेसिक कुछ रूल्स होते हैं, तो साधारण नियम के थ्रू इसके थ्रू होता है, ठीक है। और कुछ कंडीशंस यहां पर होती है, ये होता है 22 का 3 और 4, ठीक है। तो 22 का 1, 2 आपका जनरल रूल्स के हिसाब से काम करता है, और 22 का 3 और 4 आपका कुछ और रूल्स के हिसाब से काम करता है। तो लिखो, इट इज डिफाइंड ऑन टू बेसिस, दो आधारों पर डिफाइन होता है, बताया जाता है। नंबर 1 22 का 1 एंड 2, 22 का 1 एंड 2, 22 का 1 और 2। 22 के 1 और 2 में, 22 के 1 और 2 में तीन चीजें आती हैं। 1 2 को साथ में पढ़ते हैं, तीन चीजें आती हैं। पहली चीज हो रही है, सबसे पहला लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। यानी जो व्यक्ति अरेस्ट हुआ है, गिरफ्तार अगर कोई व्यक्ति अरेस्ट हो रहा है तो ऑब्वियस बात है अरेस्ट होने के क्या होने चाहिए, देयर मस्ट बी सम प्रॉपर रीजन। तो नंबर 1 होता है 22 का 1A, 22 का 1A, ये है गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार। तो लिखिए 22 का 1A डैश, मस्ट एक्सप्लेन द रीजन फॉर द अरेस्टमेंट, मस्ट एक्सप्लेन द रीजन फॉर अरेस्टमेंट, अरेस्ट होने के पीछे के रीजन जानने का अधिकार, अरेस्ट होने के पीछे के रीजन जानने का अधिकार। नंबर 1, ये गिरफ्तारी के बेस दो हो सकते हैं। पहला बेस होता है आईपीसी का, दूसरा बेस होता है सीआरपीसी का। आईपीसी और सीआरपीसी के बेस का मतलब होता है, आईपीसी जो होता है ये आपका होता है क्रिमिनल में, आईपीसी आपका क्रिमिनल लॉ में काम करता है, और सीआरपीसी आपका सिविल लॉ में काम करता है, ठीक है। तो अगर कोई बंदा अरेस्ट किया जा रहा है तो अरेस्ट होने के पीछे के कुछ रीजन होने चाहिए। रीजन कंपलसरी रीजन, ऐसा नहीं बिना अरेस्ट के नहीं हो सकता है। हाँ, कुछ कंडीशन है जो मैं इधर बताऊंगा आपको, ठीक है। तो 22 का 1 और 2 की बात करते हैं। तो पहला रीजन क्या हो गया, पहला पॉइंट हो गया कि राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति अरेस्ट किया जा रहा है तो कुछ रीजंस होने चाहिए सामने डेटा आपके। दूसरा पॉइंट होता है, सेकेंड ग्राउंड होता है राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर। सिंपल तरीके से जो लीगल एडवाइजर होता है, लीगल एडवाइजर का सिंपल मतलब होता है लॉयर, वकील। यानी जो भी व्यक्ति, तो पहले का ए हो गया ये, पहले का बी होगा आपका ये राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाय द लीगल, ठीक है। तो लिखिए डैश करके 1B, द पर्सन हु इज अरेस्टेड, द पर्सन हु इज अरेस्टेड, वह व्यक्ति जो अरेस्ट हुआ है, मस्ट हैव द राइट टू डिस्कस विद हिज लॉयर, उसके पास अपने वकील से चर्चा करने का अधिकार है, चर्चा करने का अधिकार है। इफ ही डोंट हैव द लॉयर, अगर उसके पास वो लॉयर नहीं है, अगर उसके पास वकील नहीं है,
देन गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड अ लॉयर फॉर हिम, तो सरकार उसको एक वकील प्रोवाइड करेगी या देगी, सरकार उसको एक लॉयर प्रोवाइड करेगी। इसको गवर्नमेंट लॉयर बोलते हैं, सरकारी वकील। ये गवर्नमेंट जो होती है वो उसको लॉयर देगी, ये रूल है। ठीक है, तो पहली चीज क्या हो गई कि आपको डिस्कस करने का राइट्स मिल गया। डिस्कस का मतलब होता है आपको किस चीज के राइट हो गए कि भैया मेरे को पता होना चाहिए रीजन, आपने क्यों अरेस्ट किया। दूसरी चीज हो गई मुझे क्या कंफर्म होना चाहिए, लीगल एडवाइजर से डिस्कस करने का राइट्स है। नेक्स्ट होता है 1 का सी, 22 का 1 का सी, 22 का 1 का सी, ये लिखा हुआ है राइट्स टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर इंक्लूडिंग द जर्नी टाइम। ध्यान से, इंक्लूडिंग द जर्नी टाइम क्या मतलब हुआ, लिख लीजिए, विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे, 1 सी, विद इन 24 आवर्स फ्रॉम द अरेस्ट, गिरफ्तारी से 24 घंटे के अंदर, फ्रॉम द अरेस्ट, गिरफ्तारी से 24 घंटे के अंदर, मस्ट बी प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट, मस्ट बी प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के सामने प्रेजेंट होना कंपलसरी है। विद इन 24 आवर्स, विद इन 24 आवर, 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को कोर्ट के सामने पेश करना कंपलसरी है। इफ नॉट सो, अगर ऐसा नहीं हुआ, 24 घंटे के सामने अगर व्यक्ति को आपने पेश नहीं कर पाए, इफ नॉट सो, अगर ऐसा नहीं हुआ, देन ही मस्ट बी रिलीज्ड, उसको रिलीज करना होगा, उसको बरी करना होगा। 24 घंटे के अंदर आपको पेश करना चाहिए कोर्ट के सामने। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उसको पेश करना होगा, वो रिलीज करना होगा। ये कहलाता है 22 का 2, 22 का 2, तो 22 के 1 2 3, सॉरी 22 के 1 का ए बी सी, ये तीनों आपके क्लियर हो गए। 22 का 2 कहता है कि अगर आप अरेस्ट करते हैं तो 24 घंटे के अंदर आपको उसके सामने पेश करना होगा। ये हुई पहली चीज सिंपल तरीके से। मतलब ये हुआ अगर आप नॉर्मल रूल के अंदर चलते हैं, कोई व्यक्ति नॉर्मल अगर अरेस्ट होता है, नॉर्मल रूल, तो नॉर्मल रूल में अरेस्ट होने के लिए 22 का क्या शामिल था, 1 और 2। अब आता है एक्सेप्शन, हेडिंग डालिए एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है इस चीज को लेकर के, अपवाद। तो अपवाद 22 का है 2 3 एंड 4, 3 एंड 4, 3 और 4, 22 का 3 और 4, ये एक्सेप्शन है। इसके अंतर्गत लिखो इट हैज 2 क्लॉज, इसके अंतर्गत 2 नियम हैं। इट हैज 2 क्लॉज, इसके अंतर्गत 2 नियम हैं। इसके अंतर्गत 2 नियम है, ध्यान रखिएगा। पहला नियम होता है एनिमी कंट्री। एनिमी कंट्री का मतलब होता है दुश्मन देश। एनिमी कंट्री मतलब दुश्मन देश। और दूसरा यहां लिखा हुआ है प्रिवेंटिव डिटेंशन। दुश्मन देश, इसको शत्रु देश भी बोलते हैं। शत्रु, बताऊंगा इसका मतलब क्या, शत्रु देश। और ये आपका है प्रिवेंटिव डिटेंशन, इसका मतलब होता है निवारक निरोध। निवारक निरोध। 23 और 4, तो 22 का 3 हो गया आपका एनिमी कंट्री। तो पहले लिखो 22 का 3, इफ एनी पर्सन अरेस्टेड, अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है, ऑन द ग्राउंड, इस आधार पर, ऑन द ग्राउंड, इस आधार पर, दैट ही सपोर्टेड एनिमी कंट्री, कि उसने, इस आधार पर कि उसने दुश्मन देश की मदद की है। ही सपोर्टेड एनिमी कंट्री, दुश्मन देश की मदद की है। और दुश्मन देश की मदद की है। और 22 का 4, इसका मतलब क्या होता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या होता है। हेडिंग डालिए व्हाट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन। व्हाट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन, निवारक निरोध क्या है।
व्हाट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन? निवारक निरोध क्या है? निवारक निरोध क्या होता है? नंबर एक, इन इंडिया, भारत में, देयर आर टू टाइप ऑफ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। गिरफ्तार होने के दो आधार हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। भारत में अरेस्ट होने के, गिरफ्तार होने के दो ग्राउंड होते हैं, ध्यान रखिएगा। पहला होता है आफ्टर क्राइम, और दूसरा होता है बिफोर क्राइम। क्राइम होने के बाद, क्राइम होने से पहले, ध्यान से। तो आफ्टर क्राइम ये सीआरपीसी और आईपीसी ये दोनों काम यहां पे करती हैं, ठीक है? नोट ठीक से बनाइए। आफ्टर क्राइम में ऐसे करके लिखिए, सीआरपीसी और आईपीसी के थ्रू ये काम होता है। बट बिफोर क्राइम की बात करते हैं तो ये बेसिस होता है ऑन द बेसिस ऑफ डाउट, शक के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डाउट। अरेस्ट होने के लिए, अरेस्ट क्राइम करने के बाद अरेस्ट करते हैं, कॉमन बात है, कोई नई बात नहीं होती। लेकिन क्राइम करने के पहले अगर आप किसी को अरेस्ट करते हैं तो उसके पीछे का कुछ एक रीजन होना चाहिए। रीजन होता है डाउट। तो अब जो आपने डाउट लिखा है, इस डाउट का बेस लिखिए। डाउट का बेस, पहला बेस होना चाहिए वो है भारत की सुरक्षा। दूसरा बेस होना चाहिए इंटीग्रिटी, देश की अखंडता। थर्ड बेस है पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था। इन तीन बेसिस पर गवर्नमेंट या जो कोर्ट होता है वो किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है बिफोर क्राइम, मतलब देश की सुरक्षा, देश की अखंडता और देश का, इंडिया का जो पब्लिक ऑर्डर है। अगर ये तीनों के लिए कहीं कोई गड़बड़ होने के चांसेस हो रहे हैं, ठीक है, तो उस सेंस में क्राइम करने के पहले अरेस्ट कर लिया जाता है। तो ये हो गए इसके बेस, वो हो गए उसके ग्राउंड्स। आफ्टर 2008 के बाद सेडिशन समझते हो तुम लोग? देशद्रोहिता। लिखो, ओनली वन ग्राउंड सेडिशन, केवल एक ग्राउंड है सेडिशन। सेडिशन का मतलब होता है देशद्रोही, देशद्रोहिता का ग्राउंड लगा दिया जाता है, ठीक है? ऑन द वन बेसिस सेडिशन। सेडिशन मतलब होता है, सिंपली भाषा में लिख लीजिए, अगेंस्ट द कंट्री। अगेंस्ट द कंट्री, भारत के खिलाफ अगर कुछ भी आप काम, बात खत्म। इंडिया के खिलाफ अगर आप कुछ भी काम करते हैं तो वो कहलाता है, मतलब आपको क्या लगेगा? प्रिवेंटिव डिटेंशन लग जाता है, फुल स्टॉप। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या हो गया? डाउट की बेसिस पर होना चाहिए। बेस आपके सामने लिखिए, व्हाट इज द क्लॉजेज ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, हेडिंग डालिए, क्लॉजेज ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन के क्या क्या क्लॉज हैं, मतलब अगर कोई व्यक्ति इस बेस पे अरेस्ट होता है तो उसके लिए क्या क्या क्लॉज अवेलेबल हैं। तो उसके लिए जो क्लॉज होते हैं, वो पहला क्लॉज है नंबर 1, नो रीजन। नो रीजन, गिरफ्तारी का कोई कारण नहीं बताया जाएगा। नो रीजन, गिरफ्तारी का कोई कारण नहीं बताया जाएगा कि आपको क्यों अरेस्ट, जैसे पिछले वाले में था कारण बताया गया था, इसमें कोई रीजन नहीं बताया जाएगा। दूसरा होता है नो लॉयर, अपने वकील से, कोई भी वकील से डिस्कशन करने का कोई अधिकार आपको नहीं दिया जाएगा। नो लॉयर, नो डिस्कशन विद द लॉयर। और तीसरा जो रूल था, 24 घंटे के अंदर कोर्ट के सामने पेश करना, उसकी लिमिट होगी 3 मंथ, मैक्सिमम 3 मंथ, 3 महीने की कम से कम होने चाहिए। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, तुरंत यहां पे समझ के नोट करके वही नोट करते चलिए बोर्ड से। नो रीजन का मतलब है अगर रीजन नहीं दिया जा रहा है तो क्यों दिया जा रहा है? बिकॉज पब्लिक सेफ्टी आप कह सकते हैं, लोगों की सुरक्षा के लिए इस कारण को डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, या पब्लिक इंटरेस्ट लिख सकते हैं। लोगों के लिए बहुत बार कारण होते हैं
किसी व्यक्ति को बताने से कई बार कुछ नुकसान हो सकता है, तो उसको रोकने के लिए पब्लिक रीजन दिया गया, ठीक है। तो पब्लिक सेफ्टी उस सेंस में गया हुआ है। यहां पे दिखा हुआ है द फैक्ट्स कंसीडर्ड टू बी अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज, ठीक है। तो डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, इफ गवर्नमेंट वांट 3 मंथ प्लस, अगर सरकार 3 महीने से ज्यादा की डिटेंशन चाह रही कि नहीं 3 महीने से ज्यादा चाहिए, तो यहां पे लिखो मस्ट बी अप्रूव्ड बाई 3 मेंबर कमेटी। 3 सदस्यीय जो कमेटी होती है उसके द्वारा अप्रूव, अगर 3 महीने से ज्यादा चाहिए तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट कंडीशन होनी चाहिए 3 मेंबर कमेटी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और ज्यूरिस्ट, इन 3 जजों से मिलके, हाई कोर्ट का एक जज, सुप्रीम कोर्ट का एक जज और एक ज्यूरिस्ट, ये तीनों लोगों से मिल करके एक पैनल बनेगा। वो पैनल डिसाइड करेगा कि अगर डिटेंशन 3 महीने से ज्यादा की चाहिए तो उस सेंस में ऐसा हो सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ गया। चलो अगला हो। जो मैंने अभी अरेस्ट आपको बताया था, इसको प्यूनेटिव बोलते हैं, PUNI, प्यूनिटेटिव डिटेंशन बोलते हैं इसको, ठीक है, प्यूनिटेटिव डिटेंशन, और उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। इंग्लिश में, हिंदी में सेम है, हिंदी में कोई दिक्कत, हिंदी में सेम है। लिखो फैक्ट्स, इट इज अवेलेबल फॉर बोथ, पहला पॉइंट, इट इज अवेलेबल फॉर बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन, नागरिक और गैर नागरिकों दोनों के लिए जरूरी है, सिटीजन एंड नॉन सिटीजन दोनों के लिए जरूरी है। दूसरा, बट नॉट फॉर एनिमी कंट्री, लेकिन शत्रु देश के लिए नहीं, शत्रु देश के लिए अवेलेबल नहीं होता है। द 3 मंथ प्लस पीरियड, 3 महीने से ज्यादा का जो टाइम वाला पीरियड था, डैश एडेड बाई 44th अमेंडमेंट, 44वें संशोधन के बाद इसको जोड़ा गया है। एडेड बाई 44th अमेंडमेंट, 44वां संशोधन किया गया था, उसमें इसको जोड़ा गया है, 44th अमेंडमेंट में इसको जोड़ा गया है। ठीक है, अब दोनों चीजें लिखो, प्रॉस एंड कॉन्स। प्रिवेंटिव, ये तो नॉर्मल चीज, इसकी बात छोड़ दो, इसकी बात की जाती है। प्रिवेंटिव डिटेंशन जो होता है, इसके लिखो सपोर्ट में, प्रिवेंटिव डिटेंशन के पक्ष में लोग तर्क आपको देना होता है कि क्या प्रिवेंटिव डिटेंशन जरूरी है, तो बिल्कुल सही बात है, लिखो यस। इसके पक्ष की बातों को समझ लीजिए, प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या हमें जरूरी है, तो आंसर है हाँ, बिल्कुल जरूरी है, प्रिवेंटिव डिटेंशन बहुत जरूरी है। पक्ष में क्या क्या तर्क हैं? नंबर 1, सेफ्टी, देश की सुरक्षा। नंबर 1, देश की सुरक्षा, भारत की सुरक्षा। सबसे पहला जो है प्रोटोकॉल वो है देश की सेफ्टी, बहुत जरूरी है। दूसरा लिखिए लोक व्यवस्था, सपोर्ट अगर आपको करना है इस चीज को लेकर के, लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, बिल्कुल इसके लिए जरूरी है। और तीसरा है विदेशी संबंध, फॉरेन रिलेशन। अगर इन तीनों की बातें आ रही हैं तो इस सिचुएशन में आप प्रिवेंटिव डिटेंशन को यस कर सकते हैं। देश की सुरक्षा से बड़ा कुछ नहीं होता, ये सच्चाई है। तो अगर किसी व्यक्ति की कुछ हरकतों से देश को खतरा है, अरेस्ट करिए, अंदर डालिए जेल में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आपको भी सपोर्ट करना चाहिए, कभी भी इसकी दिक्कत नहीं है। बट यहां पे एक चीज ध्यान रखना, लिखो बट ऑन इमरजेंसी ग्राउंड, बट ऑन, ये कंपलसरी साथ में लिख देना तो आपकी बातें सपोर्ट में आ जाएंगी। बट ऑन इमरजेंसी ग्राउंड, ठीक है, आपातकालीन स्थिति में ऐसा जरूरी है, हो सकता है भाई, ठीक है। अब आइए अगेंस्ट। अगेंस्ट मतलब कुछ लोगों को लगता है
कि नहीं साहब गलत है। अगेंस्ट के क्लॉजेस में, अगेंस्ट में पहला क्लॉज सबसे पहला होता है, वो होता है इंपॉर्टेंट है ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स मानव अधिकार, मानव अधिकार, सही बात है। कई बार मानव अधिकार इसमें वायलेट होने के चांसेस होते हैं कि नहीं होते, क्या लगता है आप लोगों को? भाई सीधी बात है, बिल्कुल है, ह्यूमन राइट्स वायलेट हो सकते हैं। दूसरा बेस, बेस, बेस मैंने पीछे आपको क्या दिया, डाउट ना। गवर्नमेंट को या लगा, पुलिस को लगा कि ये बंदा देश के खिलाफ काम कर रहा है, ये तो खाली लगा ना, करा कि नहीं करा भगवान जाने, बट उसको अरेस्ट करना, तो डाउट का भी ये निगेटिव पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट होता है पुलिस डोमिनेंस। पुलिस डोमिनेंस, यहां पुलिस से रिप्रेजेंट हो रहा है, आर्म फोर्सेस की बात की जा रही है। पुलिस डोमिनेंस, पुलिस का वर्चस्व। ये तीनों चीजें समझ में आ गई, ये तीनों चीजें निगेटिव हो गई, क्योंकि अगर डाउट की बेसिस हो गए तो आप कह सकते हैं पुलिस को अनलिमिटेड राइट्स मिल गए। जिसको भी डाउट की बेसिस पे अरेस्ट कर दोगे फिर तो बात ही खत्म हो गई है। जब बात ही खत्म, किसी को कभी भी कर सकते हैं अरेस्ट। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट लिखो तुरंत इसी के नीचे, इन इंडिया, पॉजिटिव निगेटिव दोनों के बाद, इन इंडिया, भारत में, भारत में इन सम एरिया, कुछ इलाकों में आर्म फोर्सेस हैज द राइट ऑफ अरेस्ट, एंड इन सम एरिया आर्म फोर्सेस हैज द राइट टू शूट। किन इलाकों में गोली मारने का अधिकार है? वो गोली मारने का अधिकार है जेके में, जम्मू कश्मीर में, प्लस नॉर्थ ईस्ट में। ध्यान से, ये बहुत खतरनाक चीज है। जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में सीधे सीधे अगर आपको गोली मारने का अधिकार मिल जा रहा है, किस बेसिस पर? डाउट की बेसिस पर। तो डाउट की बेसिस पे तो आप समझ गए, अगर कल को आपको डाउट किसी के ऊपर भी हो सकता है। भाई पुलिस वाले को देख करके आप रोड से जा रहे बिना हेलमेट के, और बिना हेलमेट के आपको कोई रास्ते में कोई पुलिस वाला दिखा तो आपको लगा यार पकड़ लेगा, चालान काट देगा, आपने गाड़ी भगा दी। जनरली ऐसे करते हैं बच्चे, इस यंग एज में आकर के कर दिए, गाड़ी भगा दी, और पुलिस वाले को डाउट हो गया। अब यहां पे समझो पुलिस वाले के मन में क्या बात आएगी। भाई सिंपल है, भाई सिंपल बात है सर, अगर हम यूपी में हैं तो यूपी में लगेगा कि हेलमेट के लिए भाग रहा है या डॉक्यूमेंट नहीं है। लेकिन अगर वही बंदा जेके में है और वहां पे गाड़ी देख, जैसे पुलिस वाले को देख के भागा, तो तुरंत क्लिक होगा कुछ कि यार अपने साथ कुछ वेपन रखा है, बम रखा है, कुछ उड़ाने जा रहा है कि नहीं उड़ाने जा रहा है। बट कंडीशन वहां पे भी सेम ही है कि जेके में एक बाइक वाला जा रहा था, उसने पुलिस वाले को देखा और गाड़ी भगा दी, उसके सेंस में, क्योंकि उसके पास डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे। बट वहां पे डाउट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो उस डाउट के ऑप्शन में यहां पे पुलिस वाला सीधे गोली मार देगा, और गोली मार देगा तो बंदा खत्म। जब बंदा खत्म हुआ तो जब बाद में जब इंक्वायरी हुई तो इंक्वायरी का पता चला कि उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे। प्रॉब्लम समझ रहे हो? तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। ह्यूमन राइट्स का जो कंसर्न होता है वो सबसे बड़ा कंसर्न होता है, बहुत ज्यादा दिखाई गई है कंसर्न। जहां पे ह्यूमन राइट लिख के वहां पे लिख लो रेप केसेस। रेप केसेस ह्यूमन राइट्स के कंसर्न में, फिजिकल वायलेशन, शारीरिक शोषण, बलात्कार और शारीरिक शोषण, ये सारे केसेस बहुत ज्यादा नोटिस में आए हैं आर्मी के थ्रू। तो इस चीज को लेकर के, ठीक है, तो राइट टू शूट तो बहुत खतरनाक चीज होती है, गोली मारने का अधिकार तो अलग चीज होती है, ठीक है। तो लिखो आफ्टर 2008, 2008 के बाद, 2008 के बाद गवर्नमेंट प्रोवाइड ओनली वन बेस सेडिशन, सरकार ने केवल देशद्रोहिता को आधार माना। गवर्नमेंट कंसीडर ओनली बेस सेडिशन, सरकार ने केवल सेडिशन को बेस माना, सेडिशन को बेस माना। इन इंडिया, भारत में, इन इंडिया, भारत में टू एक्ट्स आर रनिंग, दो कानून रनिंग हैं। पहला कानून आपके सामने बोर्ड पे यूएपीए, पहला शॉर्ट नोट्स यूएपीए सामने दिख रहा है आपको, यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। कैसी एक्टिविटी? जो अनलॉफुल है उसको क्या करना? प्रिवेंट करना, ठीक है। तो एक इस पे तुरंत, पिछली बार मैंने नोट्स दिए थे, लिख के लाए? पिछली बार के कई सारे आपको नोट्स दिए गए थे, याद है? 5-7 टॉपिक थे, ज्यादा ही थे, हो गए कंप्लीट नोट्स। मैं किसी भी दिन चेक करूंगा, ध्यान रखना, मैं एक दिन पहले बताऊंगा कि कल लेके आइए,
तो एक दिन में तो सारे नहीं लिख पाओगे, मुझे पता है कितना भी लिख लोगे एक दिन में कहाँ लिख पाओगे, समझ गए? तो उसको लिखते चलिए, मैं अभी नहीं, तुरंत नहीं चेक करूंगा, मैं पक्का किसी तो दिन करूंगा, और जो नहीं लिख के लाए फिर बताता हूं मैं। मैंने शर्तों पे, आपकी शर्तों पे एक बैच अलाउ किया है, तो इसलिए ना बहुत ध्यान से चलना, सीरियस होकर के इस चीज को, मजाक नहीं समझना इस बात को लेकर के। यूएपी है, दूसरा है एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 2008, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 2008, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। इंडिया में आप लोगों ने कई जगहों पे इस चीज को लिखा हुआ देखा होगा, रासुका, सुना है कभी, ध्यान नोटिस हुआ है? राष्ट्रीय सुरक्षा कानून नहीं लिखा हुआ है तो लिख लीजिए रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, स्टार लगाइए। 10वीं बार का मेंस का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, इस पे शॉर्ट नोट्स, रासुका मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, शॉर्ट नोट्स 200 वर्ड के जो मैं आपको बता चुका। नेक्स्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट लिखिए, इन इंडिया, भारत में every state has a separate unlawful act। हर राज्य के पास, क्या है इसका यार, हर राज्य के पास एक अलग कानून बनाने का अधिकार है। एवरी स्टेट हैज अ सेपरेट राइट टू फॉर्म अनलॉफुल एक्ट। ठीक है, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून देश का होता है, ऐसे हर एक जो स्टेट है भारत में, वो स्टेट इसको बना सकते हैं, कानून को बना सकते हैं, हर स्टेट बना सकते हैं। ठीक है, तो कौन से कानून बनाते हैं, तो मैंने आपको बता दिया, रासू का, जैसे आपका हो गया। तो इसी तरीके से एक बहुत फेमस है, उसका नाम है मकोका, महाराष्ट्र का ये कानून है। इसी तरीके से उसका नाम है यूपी कोका, नोट कर लीजिए। ठीक है, गुकोका, ये फुल फॉर्म होती है इन सब की। बेसिकली ये सारे के सारे प्रिवेंटिव डिटेंशन है फॉर द स्टेट। तो आपको इस पे थर्ड शॉर्ट नोट्स करना है, यूपी कोका, पीसीएस के लिए, मकोका यूपी को। ठीक है, एनएसए, तो एनएसए होता है बेस आपके सामने। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा एनआईए, बहुत फेमस है, सुनिए, एजेंसी एनआईए होती है। इंडिया में जब भी टेररिस्ट एक्टिविटी होती है तो टेररिस्ट एक्टिविटी को रोकने के लिए एक टीम जाती है, उसका नाम एनआईए है। ध्यान दिए कभी? ये एनआईए 2008 के बाद बनाई गई थी। 2008 में मुंबई अटैक हुआ था। मुंबई अटैक के बारे में ऐसा बोला जाता है कि इसकी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के 3 या 4 जो मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट थे थी कि एक पॉसिबिलिटी है किस चीज की अटैक होने की, लेकिन उन्होंने शेयर नहीं की। उसके पीछे का रीजन होता है ईगो, बहुत खतरनाक होता है सरकारी नौकरी में। अगर सीबीआई वालों को पता है तो वो रॉ वालों को नहीं बताएंगे, रॉ को पता है आईबी को नहीं बताएगी, क्योंकि इसमें क्या है कि डिस्क्लोज कौन करता है उसकी थोड़ी मेरिट बढ़ती है ना, कि सबसे पहले किसने पता किया, आईबी ने। तो कहने वाली बात नहीं होती कि हाँ यार मैंने खोजा। तो इस चक्कर में उन्होंने नहीं बताया, और उसमें सबसे बुरा क्या हुआ, देश का मुंबई अटैक। तो उसके बाद 2008 में गवर्नमेंट ने एक पब्लिक सर्वर बनाया है। पब्लिक सर्वर का सीधा मतलब समझो आप, डोमेन है, नॉर्मल डोमेन है। उस डोमेन के अंदर इंडियन गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, वो सारा डेटा यहां पे जमा होगा। मतलब ऐसा नहीं है, ये मान लीजिए एजेंसी है XYZ, ये सब एजेंसी हैं, इसके पास कोई डेटा है तो ये डेटा इसको बताने की जरूरत नहीं है, ये डेटा यहां पे डालना कंपलसरी है। बात समझ गए? और ये लोगों के पास भी स्टेटिक एक्सेस होगी तो इनको भी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। समझ गए? तो वो झंझट खत्म। क्या ऐसा ना, इनको पता है तो इन्होंने नहीं बताया तो इस वाले के साथ दिक्कत होगी। देखो, आईबी, रॉ, सीबीआई हो गई, सीआईडी हो गई, या जितने भी इंटेलिजेंस एजेंसी, सबका काम अलग अलग है। जब सबका काम अलग अलग है तो कोऑर्डिनेशन तो आपस में जरूरी है ना भाई। और आप बताओगे नहीं तो फिर अल्टीमेटली नुकसान तो देश का है। और उसका किसने हमने खामियाजा देखा, 2008 में मुंबई अटैक। तो उसके बाद से सरकार ने अब यहां पे जो डेटा पहुंचा, इस डेटा को कंट्रोल करने के लिए जो एजेंसी है वो तुमने, मैंने कौन सी बता दी, एनआईए। समझ गए? तो ये एनआईए होती है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। क्लियर हुआ? तो अभी आप कहीं भी मुंबई या कोई भी बॉम्ब ब्लास्ट देखो या टेररिस्ट एक्टिविटी देखो, तो वहां पे जो टीम होती है उसके पीछे जो जैकेट होती है उस पर एनआईए लिखा होता है। चेक करिए कभी, नोटिस किया, बहुत अच्छी जॉब मानी जाती है, एसएससी सीजीएल के थ्रू जाते हैं इसमें। तो एनआईए, इसके थ्रू अगर आप मतलब समझ गए एनआईए क्या होती है, तो वही थर्ड पॉइंट लिखो, व्हाट इज एनआईए। इस पे भी एक आपको छोटा सा, बहुत ज्यादा नहीं, 100 वर्ड का एक शॉर्ट नोट्स, एनआईए क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एनआईए। क्लियर हो गया?
अब दूसरा एक और लिख लीजिएगा, लिस्ट ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज। लिस्ट ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, ये प्रीलिम्स के लिए है। लिस्ट ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज, निवारक निरोध कानून की लिस्ट। तो इसकी एक लिस्ट है, अलग अलग कानून बनाए गए हैं, बहुत अलग अलग टाइप के बहुत सारे कानून हैं। तो ये प्रीलिम्स के लिए होती है, फिर भी आप आधा पेज छोड़ दीजिएगा, गूगल करना है बस आपको लिस्ट। तो आपको वो सुने हो तुम लोग, टाडा, संजय दत्त जिसमें अंदर था, उसी तरीके से अटल जी संसद पे अटैक हुआ था तो आया था पोटा, PODA। तो ऐसे करके जो मैंने NSA बताया ये 2008 का है। तो ऐसे करके क्या एक्ट है 1957 से स्टार्ट होकर के 2025 तक इंडिया में लागू है। अभी भी इंडिया में प्रिवेंटिव डिटेंशन लागू है, उसका नाम NSA है। ग्राउंड मैंने बता दिया, सेडिशन। अगर आप पकड़े जाते हैं पाकिस्तान चाइना की मदद करते हुए तो आपके ऊपर क्या लगेगा, NSA। और NSA अगर आपके ऊपर लग गया तो आपकी जिंदगी खत्म। इंडिया में NSA अभी मैंने रूल 3 महीने से ज्यादा का प्रोविजन है, और 3 महीने से ज्यादा अगर जजेस को लगा कि आपका बाहर आने से खतरा है तो वो बढ़ा देंगे। कितना बढ़ा देंगे, लिमिट कुछ नहीं है। जब लिमिट ही कुछ नहीं है तो फिर तो कहानी खत्म है। भाई रामपुर में कल आजम खां साहब का नाम सुने थे? आजम खां को जानते हो? आजम खां को नहीं जानते हो? हाँ, रामपुर वाले सपा के बहुत फेमस लीडर थे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले कम से कम 8-10 साल से जेल में है। तो कल सारी जितनी भी धाराएं थी, देखो जब पुलिस मतलब गवर्नमेंट के हाथ में पावर होती तो क्या होता है, कल सारी जितने भी केसेस थे सब कोर्ट ने खत्म किए, और खत्म करके कल फाइनली बेल मिली। तो जब वो जेल से आने वाले थे उससे 2 घंटे पहले रामपुर पुलिस ने 3 नई धाराएं लगा दी। अब प्रॉब्लम क्या है, 3 नई धाराएं लग गई। जब नई धारा लग गई तो मतलब फिर वापस से ट्रायल शुरू, और फिर ट्रू का मतलब जेल से बाहर आता ही वापस। बहुत सारी मूवी हमने देखी थी, वो देखी आप लोग? वेब सीरीज थी जिसपे इस पे जो बनी थी शेयर मार्केट के ऊपर, पहला पार्ट। दूसरा वाला तेलगी वाली थी, पहला वाला जो बंदा था उसमें देखिए जैसे CBI वाले छोड़ते हैं वैसे ED वाले पकड़ लेते, बाहर ही खड़े रहते हैं। ED वाले क्या बोलते हैं कि भाई साहब आपको उस केस में अरेस्ट किया था, मतलब बंदा बाहर आया और ED के साथ जेल में चला गया। प्रॉब्लम समझ रहे हो? तो जब धाराएं लगती है ना एक दो धारा, अब पॉइंट क्या, अब ये धारा सही है कि गलत, यही बात है। तो सही गलत के लिए जस्टिफिकेशन क्या है, कोर्ट। तो प्रोसेस लीगल शुरू, वापस से काम खत्म। बात समझ रहे हैं? तो ये है नेशनल सिक्योरिटी। तो अगर NSA की बात की जा रही है तो NSA में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर कोई NSA में फंसा, तो NSA में अगर कोई गया, मैं सिंपली बहुत केसेस देखा हूं कि NSA में अगर कोई व्यक्ति भी फंसता है, किसी का भी नाम आया तो उसकी पूरी लाइफ खत्म हो जाती है, वो कुछ नहीं कर सकता फिर लाइफ में। इसीलिए कोशिश कीजिए जो देशद्रोही वाला काम है वो जिंदगी मत करिएगा। सीधी बात, मैं बहुत जेन्युइन बात बता रहा हूं। एक इस वाले केस में और एक आपका होता है SC/ST एक्ट में, जिसमें आप किसी व्यक्ति को जाति के नाम से बोलते हैं और कोर्ट में अगर आप चले जाते हैं ना तो बहुत बुरा हाल होता है उसमें। इसीलिए सामने वाला जो भी व्यक्ति हो उस व्यक्ति के हाथ पैर जोड़ के हाथ पैर पकड़ लीजिए कि भाई साहब केस खत्म करो, नहीं तो एक बार SC/ST एक्ट में बहुत बुरे हाल होते हैं। ठीक है, खैर चलिए। तो यहाँ पे आपका आर्टिकल नंबर 22 समाप्त। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, आर्टिकल नंबर 23-24 साथ में पढ़ते हैं। 23-24 23-24 23 पहले हेडिंग डालिए। 23 सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, दो बातें कही जा रही हैं इसमें। सबसे पहले कह रहा है ह्यूमन बींग का ट्रैफिक, इसका मतलब होता है खरीद। जो खरीदना बेचना होता है वो खरीदना बैन है भारत में, और फोर्स लेबर बैन है भारत में। फोर्स लेबर का मतलब होता है बलात् श्रम। ये इंडिया में आर्टिकल नंबर 23 बैन करता है। जबरदस्ती काम आप किसी से नहीं करा सकते हैं। खरीद और जबरदस्ती का काम आर्टिकल 23 में बोला जाता है। अभी केवल 23, बट इट हैज एक्सेप्शन, लेकिन इसके एक अपवाद हैं। बट इट हैज अ एक्सेप्शन, इसके एक अपवाद हैं, वो आगे जानेंगे क्या होता है 23। चलो सबसे पहले लिखो, फिर यहीं तुरंत मैं लॉ दे रहा हूं आपको लिखने के लिए। लिखो, टू इम्प्लीमेंट दिस गवर्नमेंट फॉर्म सम लॉ। सरकार ने कुछ कानून बनाए हैं। इसको करने के लिए सरकार ने कुछ कानून बताए हैं। एक्ट मैंने आपको पिछली बार दिए थे, नए एक्ट लिखिए ITPA, जिसके नोट्स तैयार करने हैं। पहला एक्ट है ITPA, फर्स्ट एक्ट ITPA, पहला एक्ट 1956 का है। दूसरा है BLS,
1976 फुल फॉर्म लिखते चलिए, कहीं गूगल पे समस्या ना हो जाए, पता चले कुछ भी खुल जाए। आईटीपीए में लिखिए इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 56 का है। दूसरा बॉन्डेड लेबर्स एबोलिशन एक्ट, बीएलए, बीएलएस है ना, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट, बंधित श्रम पद्धति अधिनियम, बड़ा खतरनाक अधिनियम है भाई, बंधित श्रम पद्धति अधिनियम। और दूसरा है बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट। थर्ड है जेजेसीपीए, जेजेसीपीए, बहुत काम की चीजें पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। जेजेसीपीए जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2000, किशोर न्याय, किशोर न्याय देखभाल और संरक्षण कानून, देखभाल और संरक्षण कानून। जुवेनाइल आपने सुने होंगे, 16 साल से कम के जो बच्चे होते हैं उनको जुवेनाइल वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं, तो ये तीनों एक्ट होते हैं बेसिकली, जिन एक्ट के शॉर्ट नोट्स वही 200 वर्ड के जो आपको बोला गया कवर करते चले, ठीक है। 10-12 शॉर्ट नोट्स हो रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं सीरियस होकर के करिए, ठीक है। अब हेडिंग डालिए जुवेनाइल, किशोर। भारत में जुवेनाइल कौन है? जुवेनाइल in India less than 16 year and more than 12 year, 12 से ऊपर 16 से कम, ये इंडिया में जुवेनाइल हैं। 12 से नीचे एडोलसेंट कहलाते हैं, याद रखिएगा, किशोर, ठीक है। जुवेनाइल हैं, एडोलसेंट कुछ बोलते हैं हिंदी में, आई डोंट नो क्या होते हैं, ठीक है। इन सम एक्सट्रीम केसेस, कुछ असीम क्या बोले सिचुएशन में, अतिरिक्त सिचुएशन में, एक्सट्रीम केसेस में 16 ईयर प्लस पर्सन कंसीडर एज एडल्ट, 16 साल से ऊपर के लोगों को वयस्क कंसीडर किया गया है। 16 ईयर प्लस कंसीडर एज एडल्ट। डैश रेप, मर्डर, बलात्कार और हत्या के केसेस में दोनों को क्या कंसीडर किया गया है? इन दोनों केसेस में कि वो आपके जाएंगे एडल्ट में जाएंगे, ठीक है। तो उनको फांसी होगी। ये निर्भया केस के बाद, निर्भया केस मैंने दिया था, वर्मा कमेटी लिखी, वर्मा कमेटी रिपोर्ट, तो उसमें अगर पता होगा तो उसमें बाकायदा डिफाइन किया गया है, ठीक है। पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, नहीं पढ़े होंगे तो भगवान मालिक है, लेकिन पढ़े होंगे तो आपको पता होगा मैं क्या कह रहा हूं। चलो नेक्स्ट आओ। इफ एनी जुवेनाइल केम अंडर एनी क्राइम, अगर कोई किशोर किसी अपराध में पकड़ा जाता है, देन इट्स ट्रायल वॉज डन, या इट्स ट्रायल विल डन इन जेजेबी, जेजेबी में याद रखिए ट्रायल होता है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, ट्रायल इज डन जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जेजेबी, किशोर न्यायालय बोलते हैं इसको, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। यहां पे मैक्सिमम सजा 3 साल है किसी भी केस में, लिखिएगा मैक्सिमम पेनल्टी इज ऑफ 3 ईयर। मैक्सिमम पेनल्टी आपकी कितनी है? 3 साल, समझ गए? मतलब किस मर्डर केस में भी 3 साल से ऊपर की सजा नहीं है, ऐसे समझो। तो ये तो गलत बात है यार। अब भाई सोचिए, इसका ही फायदा हुआ था क्योंकि वो जो लड़का निर्भया केस में था वो 17 साल और 9.5 महीने के आसपास की उसकी एज थी, समझो। 17 साल 9 महीना, 3 महीना और होता तो 18 साल। 18 साल का मतलब एडल्ट हो गया तो उसको फांसी होती, लेकिन इस 3 महीने के नाते उसको 3 साल की सजा हुई। फर्क समझ में आ रहा कितना दिक्कत है? केवल 3 महीने का फर्क था। अब 3 महीने में कितनी बुद्धि नहीं हो। मतलब सोचिए कि जो एक बच्चा परसों 18 साल का हो जाएगा, अगर वो आज मर्डर किया तो उसको 3 साल की सजा,
और परसों के बाद मर्डर किया तो फांसी। डिफरेंस समझ रहे हो? ये डिफरेंस इंडिया, ये होते हैं लूप होल्स, कानून की कमियां नहीं निकालने वाले होते हैं। तो ये वकील लोगों का काम होता है कि भाई साहब इस सेंस में था। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या क्लॉज ऐड किया कि एक्सट्रीम केसेस में अगर कोई होगा तो 16 साल से ऊपर कंसीडर क्या किया जाएगा? एडल्ट। मतलब अगर इस केस में कोई फंसता है तो अब ये क्या हो गया? एडल्ट, यानी इसको भी क्या होगी? फांसी। समझ गए? कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा? किसी को लग रहा है कि फर्क आ रहा है इससे? 16 साल 17 साल, भाई सीधी बात है, जो 17 साल का बच्चा कर रहा है और 18 साल प्लस 2 महीने का बच्चा कर रहा है, दोनों सेम ही तो है भाई। वो बंदा भी गैंगरेप में ही तो फंसा हुआ था। ये जो लड़का था 17 साल इतने महीने का, ये भी क्या था? उसी में एक्यूज था जो 24 साल वाले थे। तो काम तो दोनों का क्राइम सेम था। जब सेम क्राइम था तो एक को फांसी, दूसरे को 3 साल की सजा। ये क्या लॉजिक है? सोचने वाली बात है, बट ये फैक्ट्स है। इसीलिए इंडिया में बहुत खुरापाती लोग होते हैं, उनको पता रहता है क्या है। जैसे गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली स्कीम लाई थी, जब दिल्ली में नहीं पोल्यूशन हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने डंडा किया था, तो अभी हमारे यहाँ रूल आ गया है कि 2000 सीसी इससे ऊपर की गाड़ी बैन है दिल्ली में। कोई भी गाड़ी 2000 सीसी की अब नहीं चलती, दिल्ली में बैन है। तो जितनी भी हैवी गाड़ियां होती हैं ब्रांड की, ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, वो सब 2500-2700 सीसी की गाड़ियां थी। वो हैवी गाड़ियां होती, तो इसलिए एवरेज कम देती हैं, वो थोड़ा क्लास वगैरह भारी होती है ना, हैवी गाड़ियां होती हैं। तो उसके चक्कर में तो जब ये रूल आ गया तो इनका तो काम खत्म हो गया। तो अब इन्होंने लॉन्च कर दी नई गाड़ी 1999 सीसी की। अभी ये हुई है बीएमडब्ल्यू की A6 अभी जो आई है, ऑडी की B6। अब सोचो 2000 सीसी की अलाउ नहीं है, 1999 की अलाउ है। कितना फर्क हुआ भाई? सीधी बात है, आप समझ रहे प्रॉब्लम? अब इस चीज को लेके जब आप कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट क्या कहेगा? डॉक्यूमेंट दिखाओ। डॉक्यूमेंट क्या कह रहा है? 2000 सीसी के ऊपर क्या नहीं होने चाहिए। डेटा क्या है? 1999 सीसी। सही तो है। अब एक सीसी में कितना धुआं रुक जाएगा? बात समझ रहे हैं? ये प्रॉब्लम है। तो भैया इंडिया में थोड़ा सा कहते हैं ना, कानून बनने से पहले उसकी कटिंग पता है कैसे करनी होती। ठीक है, खैर यहीं पे लिखो एक्सेप्शन। एक्सेप्शन ऑफ फोर्स्ड लेबर, जबरदस्ती श्रम का एक्सेप्शन। एक्सेप्शन ऑफ फोर्स्ड लेबर,